वर्तमान में देवरी से कांग्रेस पार्टी के विधायक हर्ष यादव जी हैं। जोरदार ताली बजा के जरा स्वागत कर दो हर्ष यादव जी को। हमारे संग डॉक्टर अनिल तिवारी जी हैं, जो बुंदेलखंड के शिक्षा जगत में बड़ी क्रांति लाए निजी विश्वविद्यालय के तौर पे, और उनके संग ही वे समाज सेवा के काम में अग्रणी। तो बुंदेली बौछार के लाने भी जब भी हम कोनो बड़ो कार्यक्रम करत सो हल्को पत्रो कार्यक्रम तो हम जुगाड़ से कर लेते, बड़ो करत सो पे अनिल भैया को ढूंढत के कचू जो है सहयोगी के तौर पे। तो ऐसे लोग भी बुंदेली माटी की, जैसे सब ने कही कि हम कछु सेवा कर रहे हैं, तो ये सब उस सेवा के पीछे के लोग हैं। जब कभी कोनो बड़ो काम करने की इच्छा हो तो हमें पता है कि ऐसे लोग हमारे पीछे खड़े हैं कि हम जितने इच्छा बड़े आगे बढ़ जाएं तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष भैया, माइक ले लो आप। हर्ष भैया, आज बुंदेली को समागम आप देख रहे हैं, बुंदेली बौछार को कार्यक्रम देख रहे हैं, कैसो लग रहा हो? मैं हृदय से भाई सचिन चौधरी जी को और बुंदेली माटी के सपूत को हृदय से प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से आपने वो करके दिखाया है जो निश्चित रूप से वर्षों से जिसकी अपेक्षा हम बुंदेलखंड वासी करते थे। भोपाल राजधानी में मैंने आपका कार्यक्रम देखा है। निश्चित रूप से जैसे कि झंडा गाड़ने की जो हम लोग बात करते हैं, झंडा गाड़ने का काम आपने किया है। और बुंदेलखंड की वो प्रतिभाएं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हो, वो धरोहर उनको आपने आगे लाने का काम किया है। निश्चित रूप से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये बुंदेलखंड का जो समागम आपने किया है, निश्चित रूप से सागर में आपका स्वागत है, बुंदेलखंड की संभागीय मुख्यालय में आपका स्वागत है। आप आगे बढ़ें, उन्नति करें और हम सबका बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाते रहें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। राम राम। अनिल भैया, जो ही सवाल आपसे, आज बुंदेली बौछार के 5 साल पूरे होवे पर बुंदेली समागम में कैसो नज़ारा दिखा रहा? सर्वप्रथम सचिन भैया, बुंदेली बौछार के पूरे परिवार को हमारी शुभकामनाएं और बधाई। 5 वर्ष आपके संघर्ष के साथ बढ़ते हुए और आगे झंडा गाड़ते जा रहे हैं। बुंदेलखंडी में बड़ी अच्छी कहावत है, हम घूम रहे रहली वंडा और तुम गाड़ रहे चांद पे झंडा। हम घूम रहे रहली वंडा और सचिन गाड़ रहे चांद पे झंडा। तो ऐसी वाली स्थिति है कि जब देश चांद पे झंडा गाड़ रहा है तो आप भी बुंदेली इस बौछार की बौछारें पूरे चंद्रमा से लेके बुंदेलखंड तक फैला रहे हैं। इसके लिए आपका साधुवाद है। और ऐसे कार्यक्रम आप करते, ऐसे अनूठे कार्यक्रम करते हो कि दिल खुश हो जाता है और बुंदेलखंड की शान में 4 चांद लग जाते हैं। हम आज चांद की बात कर रहे हैं, ये चंद्रमा पे पहुंचा है भारत, तो हम चांद की बात करेंगे। तो उसी चांद की बात कर रहे हैं, दूसरे चांद की मत समझना। यह चांद की बात जो मैं कर रहा हूं कि आज बुंदेलखंडी जो हमारी है, वह बुंदेलखंडी भी चांद पे पहुंचना चाहिए। और बुंदेलखंडी के लिए जो तुमने कार्य किया है वह निश्चित तौर पर सराहना योग्य है। आप इस प्रकार से कार्य करते रहें। हमारा तन मन धन जब जहां आवश्यकता पड़े, आंख बंद करके बिना सोचे, इसकी चिंता मत किया करो कि भैया से बात नहीं हो रही। बात जरूरती नहीं है, तुम तो कह दिया करो कार्यक्रम है, बस इतना कह दो, हम तो वैसे ही हैं तुम्हारे। और बुंदेलखंड में कोई कार्यक्रम हो और हम ना हो, ये हो नहीं सकता। नहीं बुलाओगे तो पाए जाएंगे, बुलाओगे तो पाए जाएंगे। और जो बुंदेलखंड के लिए काम करेगा, बुंदेली भाषा के लिए काम करेगा, उसके लिए तो हमारा सब कुछ समर्पित है। जिस धरा पर, जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया, उसका कर्ज उतारने के लिए यदि हम थोड़े से भी काम आ पाए तो बहुत बहुत हम आप लोगों का आभार मानेंगे। और इस बुंदेली बौछार चैनल ने जो कार्य किया है, जब शुरू किया था तब भी हम आपके साथ थे। कितने छोटे से रूप का एक छोटा सा पौधा आपने लगाया था, आज कितना बड़ा बट वृक्ष आपने बना दिया है। यह आपकी स्वयं की और पूरे बुंदेली बौछार की पूरी टीम, पूरे परिवार की मेहनत है कि आज इसको ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हम सब आपके साथ हैं और बड़ा आनंद के और बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके होते हैं। इसके लिए भी पुनः साधुवाद और धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हर्ष भैया, अब राजनीतिक अगर बातचीत शुरू करें, अब आपके पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग आए थे और ईबेर अब जिलाध्यक्ष जी कह गए कि 8 में 8 ही होने पूरे जिला में, और वो 8 में फिर देवरी भी आ रही, जैसे जिलाध्यक्ष जी खुद भी जिनको नाम चल रहा हो, तो 8 में 8 ही के उनके दावे में कितो दम है? देखिएगा,
बातें करना बहुत आसान होती है, मगर जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में फिजा बदली है, मैंने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जिंदगी में पहली बार ये महसूस किया है कि आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे यूथ हो, चाहे वृद्ध हो, पहली बार सरकार के खिलाफ, वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ खुल के बोल रहा है। मैंने देखा है, कई बार हम लोगों के बीच में जाते थे और हमारे साथी जाते थे, पहली बार आम आदमी खुल के और मुखर होकर बात करने लगा है कि अब तो हमें बदलना है। ये कहीं ना कहीं संकेत है और आप ये स्वीकार करना पड़ेगी आप सबको, जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकारी एजेंसियों के द्वारा पार्टियों के जो सर्वे हुए हैं, उनके द्वारा विगत 6 महीने से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जिस हिसाब से मध्य प्रदेश पर फोकस किया है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी ये एहसास हो चुका है कि मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जनसंघ की प्रयोगशाला हुआ करती थी किसी समय, वो हमारी जाने वाली है। आप देखिएगा, एक तरफ जब मणिपुर जल रहा है, पूरा देश और विश्व जान रहा है, उस समय देश के गृह मंत्री 42 दिनों में 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। आनंद फानन में दौड़ा बनते हैं, बैठकें होती हैं, बैठकें भी इतनी लंबी बैठकें कि गृह मंत्री देश का होता है, तो आप इस बात की गंभीरता से समझ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के दौरे जो हुए, मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो बदलाव की बयार है वो बदल चुकी है, और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी कितने ही कुछ प्रयास कर ले, मगर बदलाने की स्थिति है नहीं। जी, बदलाव की स्थिति है नहीं, लेकिन जिस तरीके से सागर जिला में 2 सीटें आई थी पिछली बार और बाकी सीटें भाजपा के पास हैं। भाजपा तो जा कह रही कि अब कांग्रेस पार्टी के पास सागर जिला में प्रत्याशी नहीं है, भाजपा से ढूंढ के ले आ रहे कई सारे नेताओं के खिलाफ। अभी तो मैं आपकी बात को संशोधन करना चाहूँगा। पिछले 2018 के चुनाव में हम लोग 2 नहीं 3 जीते थे, 3 सीटें। एक बिक चुके हैं वो अलग बात है, मगर हम लोग 3 जीते थे। जनता ने 3 लोगों को निर्वाचित करके भेजा था। दमोह जिले में भी एक हमारे साथी विधायक कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में चले गए। ये तो वक्त बताएगा कि हमारे प्रत्याशी कितने सशक्त साबित होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल, 9.5 वर्ष के केंद्र के कार्यकाल की आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर संगठन में जो लोग बैठे हैं वो किस दल के और किस पार्टी के हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे संगठन में जो काम कर रहे हैं वो लोग हों, अधिकतर वो लोग हैं जो अन्य दलों से आए हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे जो क्षेत्रीय दल अन्य जो हैं साउथ के दल की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल के। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अन्य दलों से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो आज अन्य प्रदेशों में अपने लोगों, दूसरी पार्टी के लोगों के द्वारा केंद्र में राज कर रहे हैं। आज भी जिस तरह से इंडिया का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से लेकर संगठन से लेकर सरकार की नींद गायब है। कहीं ना कहीं ये संकेत है कि केंद्र में भी 2024 में भी मोदी जी की राय आसान नहीं है। आप देखिएगा, हम लोगों के जो प्रत्याशी आएंगे, आप भी यहीं के बुंदेलखंड के हैं, और हम लोगों का संकल्प भी है, हम लोग 26 में से 26 सीट मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। जहाँ तक सागर की बात है, सागर में बेहद आशानुकूल हम लोग के परिणाम आएंगे। ये तो वक्त की बात है, वक्त में जब हम दिसंबर में मिलेंगे हम और आप, तब आप स्वीकार करेंगे कि मेरी बात में कितनी दम है। अनिल भैया, राजनीति की बात तो आपसे करने नहीं है, आज
आपके कार्य क्षेत्र की शिक्षा जगत की है। विश्वविद्यालय को लेकर आपने सागर में शुरू करे, जबलपुर, अब भोपाल में तैयारी है। शिक्षा के क्षेत्र में चीज़ें उतनी बेहतर काहे नहीं हो पा रही जितनी बुंदेलखंड में हो सकती हैं। अभी भी शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा के लाने बाहर जावे पे इतने विश्वविद्यालय निजी भी हो गए हैं, तो ऊ के लाने अबे और का कमी अपन को समझ में आ रही। सागर का जो नाम था, सागर का नाम शिक्षा से ही सबसे पहले जानना शुरू हुआ। सागर पहले वास्तव में जगह छोटी थी। हम नमन करें डॉक्टर हरि सिंह गौर को, जिन्होंने सागर के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जब उनने विश्वविद्यालय की कल्पना की, उस समय देखिए कि सागर का प्लेटफार्म भी नहीं हुआ करता था। रेलवे लाइन तो थी लेकिन प्लेटफार्म नहीं हुआ करता था। जो हमने पुराने लोगों से सुना कि उस समय नीचे उतरना पड़ता था, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी आना पड़ता। उस समय उनकी परिकल्पना रही कि WD बेस्ट जैसे लोग और ऐसे विदेश के लोग, विदेशी लोगों को यहाँ लाए और इस विश्वविद्यालय में उन्हें अध्यापन के लिए उन्होंने चुना। और उस समय हमारे यहाँ बाहर के लोग भी आते थे, विदेश के लोग भी पढ़ने आ रहे, विदेश के टीचर और विदेश के स्टूडेंट भी यहाँ आने लगे। लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में कुछ कमी रही और उन कमियों को देखते देखते ऐसी स्थिति आई कि ना बाहर के टीचर बचे, ना बाहर के स्टूडेंट बचे। रीजन उनका ये रहा कि हम अपनी गुणवत्ता को पकड़ के नहीं रख पाए। जो सागर की पहचान थी, सागर की जान थी कि सागर सिर्फ कोर्स देख लीजिए, फॉरेंसिक जैसे हमारे यहाँ कोर्स था, एंथ्रोपोलॉजी जैसा हमारा कोर्स था। ये कोर्स विश्व में इकलौते थे, मतलब अपने इंडिया में तो इकलौते थे, विश्व पटल पे उनका नाम था। ऐसे ऐसे कोर्स हमारे यहाँ थे जिनके लिए पढ़ने के लिए लोग आते ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता को हम कस के नहीं रख पाए। वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कारण से ना वो टीचर बचे ना वो स्टूडेंट बचे। और जब बात आती है कि जब हर जगह जब एक ऐसा सिस्टम आने लगा कि लोगों को चाहिए कि हाँ, एक कहना चाहिए कि आज भी एक पूंजीवादिता का युग हम यदि कह लें, एजुकेशन हम देखते हुए हमें समझ में आता कि जब जिसके पास पैसा हो जाता है, बच्चे की क्वालिटी हो या ना हो, यदि उसके पिताजी के पास पैसा है तो वह कहता मैं सागर में क्यों पढ़ाऊँ, मैंने इसके लिए थोड़ी पैसा कमाया था कि मैं इसको सागर में पढ़ाऊँ। इसकी तो बात ही नहीं करते कि क्वालिटी है कि नहीं, मैं सागर में क्यों पढ़ाऊँ। और वह कहते हैं कि इसको हम बाहर भेजेंगे, हम इसको बेंगलोर भेज देंगे, पूना भेज देंगे। वहाँ बच्चा पढ़े ना पढ़े इससे मतलब नहीं है, वो अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं गार्जियन कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है। मैं अपनी तरह इस पर बात करता हूँ कि मैं यदि यहाँ जो बात बोलता हूँ उस पर खरा भी उतरता हूँ। सागर में क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गार्जियनों की मनोस्थिति बदल रही है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसा मैं बाहर भेजूंगा। यदि बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, अब मैंने एक बताई वो स्थिति जिसमें गार्जियन के पास पैसा हो जाता, एक स्थिति वो होती है कि बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, मध्य प्रदेश में टॉप कर लिया। तो यदि मध्य प्रदेश में हम बच्चे ने टॉप कर लिया तो वह डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाएगा। वो कहते हैं हमारे बच्चे ने टॉप किया है। मैं कहता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बता दूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारे बच्चे को मैं फ्री पढ़ाऊँगा। वो कहता भैया बच्चे ने टॉप किया है, 2 एकड़ ज़मीन बेच दे रहे, लेकिन हम तो पूना भेजें। जी हमारे साथ हुआ है, जी हमने देखा है खुद कि ऐसे बच्चों को जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया तो यहाँ के जो टॉपर बच्चे हुआ करते थे उनको लाता था, मैं फ्री में पढ़ाता था। वो आज अच्छी पोस्टों पर हैं, कोई मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा है, कोई 50 लाख का पैकेज पा रहा है, वो सिर्फ हमारे यहाँ से पढ़े और वहाँ गए। जिन्होंने विश्वास किया तो वो पढ़ के आज अच्छे जॉब में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं है धीरे धीरे बड़ी सिटियों की होड़ कहो, बड़े लोगों की होड़ कहो, बच्चे जो स्वच्छंद बच्चे होते हैं, स्वच्छंद बच्चे बाहर जाते हैं, अपने मन मर्जी से रहते हैं, कहीं ना कहीं वही भी खींचने का काम करते हैं। इससे थोड़ा हम लोगों के यहाँ दिक्कत हुई। लेकिन जैसे जब संस्थान बढ़ने लगते हैं तो यह वापस आने लगता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, उसके हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, अब ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, काफ़ी यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज आ गए। फार्मेसी कॉलेज भी हमारे यहाँ एक अपने आप में जान था, हमारे यहाँ सागर का फार्मेसी कॉलेज बहुत सारे आ गए, अन्य कॉलेजेस भी सब आ गए। अब जैसे जैसे एजुकेशन का यह हब बनेगा तो वह पुनः लौटेगी, वह जो पुरानी स्थिति थी वह पुनः लौटेगी, ऐसा विश्वास है। इस विश्वास को लेकर हम लोगों ने काम भी शुरू किया है और इस पर सफलता भी मिलती जा रही। अब ऐसे कोर्सों को लाने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं होते। ऐसे कोर्सों को हम लोग भी अपने यहाँ ला रहे हैं। अब ऐसे कोर्स लाएंगे तो बच्चों की मजबूरी भी होगी और उनके लिए नज़दीक में अच्छे कोर्स भी मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आज भी जैसे पहले था, अब तो सेंट्रल हो गया। अभी बाहर के लोग यहाँ आने लगे, अब आने लगे। मैंने इस बार, मेरी बच्ची है, उसने 12th किया,
12th किया दिल्ली कॉलेज इंदौर से। अब उसको बाहर भेजना चाहिए था। कोई बात करेगा, अभी हमारे मित्र बैठे हुए हैं आशीष पटेरिया जी, सबसे पहला क्वेश्चन उनका ही था, बिटिया को कहाँ पढ़ा रहे। हमने कहा यार मुंह से बोलते हैं तो करके भी बताना पड़ेगा, डॉक्टर हरी सिंह गौर में पढ़ाएंगी। और यहीं मैंने उसका एडमिशन करवाया है और यहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। अपने यहाँ भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और बिटिया को भी वहीं पढ़ाऊंगा, तो मैंने वहीं नाम लिखवाया है। इससे जब ऐसे काम हम करेंगे, जैसे आदरणीय हमारे विधायक जी भी कहा करते हैं कि बच्चे कब बड़े होंगे, बोले सरकारी स्कूल में जब नेताओं के बच्चे पढ़ने लगेंगे, सरकारी स्कूल में जब आईएएस के बच्चे पढ़ने लगेंगे, जब सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी आएगी। बोलते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मैंने करके बताया, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन बच्ची का यहीं करवा दिया। बहुत बढ़िया सोच। हर्ष भैया, आपको जब 15 महीना को कार्यकाल हतो, उसके बाद 3 साल की भाजपा का कार्यकाल है, ई कार्यकाल में आप बुंदेलखंड की और सागर जिला की परिस्थितियों विकास के मामले में का स्थिति देख रहे हैं? देखिए सचिन भाई, आप भी बुंदेलखंड से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के 26 जिले आज अभावों की स्थिति में हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में के साथ साथ बुंदेलखंड में जो है वो बेरोजगार की समस्या है। आज किसी भी प्रदेश में, चाहे साउथ जाओ, चाहे गुजरात जाओ, कहीं चाहे किसी भी स्टेट में जाओ, तो कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड के बच्चे मिल जाते हैं। जब हम बुंदेलखंडी की लफ्ज़ उनसे सुनते हैं, उनकी बातें आती हैं, तो हम लोग भी बरबस पूछ लेते हैं कहाँ के हो भैया तुम, तो वो कहते हैं कि हम तो बुंदेलखंड के हैं, अमुक ज़िले से हैं। स्थिति ये है, क्या वो चाहे टेक्निकल रूप से शिक्षित हो, चाहे वो अन्य शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा व्यवस्था की हो, मगर कहीं ना कहीं रोजगार न होने की वजह से आज पलायन की स्थिति में हैं। और ये पूरे बुंदेलखंड की स्थिति नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। कहीं ना कहीं रोजगार के जो अवसर मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इन्वेस्टर मीट पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया, आपको भी संज्ञान में है, हमारे यहाँ सागर में भी हुआ था। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, सागर में कितने उद्योग व्यापार आए, कितने लोगों को रोजगार मिले? कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में मैग्निफिसेंट इंडिया का एक आयोजन हुआ था इंदौर में, आपके संज्ञान में आप लोग सब पहुँचे हुए थे। वो एक ऐसा आयोजन था जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया था। आयोजन मध्य प्रदेश सरकार का था। हमारा आयोजन का पूरा खर्च जो बड़े बड़े उद्योग घराने देश और विदेश के हैं, उन्होंने खर्च उठाया था। और एक ऐसा विश्वास का वातावरण पूरे प्रदेश में बना था कि पूरे देश के बड़े बड़े उद्योग घराने और विदेश के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। उसकी वजह थी हमारा वो चेहरा जो कहीं ना कहीं देश और विदेश में सर्वमान्य होता था। कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण मंत्री रहे हों, चाहे वन मंत्री रहे हों, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हों, चाहे वो वाणिज्य मंत्री रहे हों, कहीं ना कहीं एक लोगों का विश्वास पैदा हुआ था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम घाटे में नहीं जाएंगे, हम परेशानी नहीं होगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है, यदि हमारी आज सरकार चलती तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के बेहद अवसर मिलते। आज मध्य प्रदेश का किसान, मैं तो जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लहसुन, प्याज और टमाटर का उत्पादन होता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा उद्योग स्थापित नहीं किया गया, जबकि वहाँ चाहते तो बहुत सारी चीज़ें स्थापित हो सकती। लहसुन प्याज के लिए आज जो है किसान साउथ को बेचने के लिए बाध्य है, अन्य स्टेटों में बेचने के बाद कई लोग बर्बाद हो गए। मैंने कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर प्रयास करता तो किसानों की भी स्थिति सुधरती। किसानों के साथ साथ सर्वाधिक किसान आज अभाव में जी रहा है। मध्य प्रदेश का किसान, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे देश का किसान, मात्र ये 2 चीज़ें चाहता है, या तो बिजली चाहता है या पानी चाहता है। आज हालत ये है कि 10 घंटे की सरकार बात करती है, मगर आप ज़मीनी हकीकत किसी किसान भाइयों से पूछिए, यहाँ बैठे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, कि जब पीक आवर होता है, हमारा रबी सीजन का सिंचाई का सीजन होता है, ट्रांसफार्मर के लिए और खाद के लिए किसान खून के आंसू रोता है। वजह सरकार की नीतियां हैं। आज हमारे यहाँ मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बताना चाहूँगा कि आज यूरिया के लिए 2-2 बोरी यूरिया के लिए 24-24 घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं। हालत ये है, वो यूरिया व्यापारी के यहाँ 450-500 रुपये मिल जाता है। जब व्यापारी के पास किसान
का यूरिया है तो सोसाइटीज़ में या अन्य वितरण केंद्र पे यूरिया क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं विसंगतियाँ हैं। किसान आज परेशान इसी वजह से। हमारी सरकार जब थी, हम लोगों ने प्रयास किया था, हमारे नेता कमलनाथ जी ये बात कहते थे, और कहीं ना कहीं ये बात, चूँकि मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो ये मैंने महसूस किया है, चाहे कितने ही संपन्न किसान है, यदि बात वो किसान ही पर आधारित है, किसान की ही बात करने वाला व्यक्ति है और कृषि पर भी उसका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वो परिवार में जो नवजात पैदा होगा, हमारे नेता भी कहते, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि वो कर्ज में पैदा होता है, उसकी जवानी भी कर्ज में जाती है। और किसान परिवार का जो बुजुर्ग है जब अंतिम सांस लेता है, तो चाहे वो साहूकार का कर्ज हो, चाहे बैंक का कर्ज हो, कर्ज में ही उसकी अंतिम सांस लेता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोगों की सरकार में हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था, 11,000 करोड़ रुपए का, और ये रिकॉर्ड है, 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, तो मध्य प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में है। और ये विधानसभा के पटल पे सरकार ने स्वीकार किया। शिवराज सिंह जी की भाई का जब कर्ज माफ़ हुआ, जब विधानसभा में प्रश्न लगाए हमारे साथी विधायकों ने, तो उस समय स्वीकार करना पड़ा कि हाँ हमारे भाई का माफ़ हुआ है। कमल पटेल जी को अपनी पत्नी का कर्ज माफ़ हुआ, वो स्वीकार करना पड़ा। जब विधानसभा के बाहर जब ओपन फोरम होता है, उसमें स्वीकार करते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। वही IAS, वही अधिकारी जब हम लोग की सरकार थी, किसी ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटते थे, वो क्या फर्जी थे? वो IAS के दस्तखत फर्जी थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जो कृषि दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन सबको दिखाई देता था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, हम लोगों का संकल्प था कि आर्थिक रूप से जब तक किसान को मजबूत नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं किसान वो चीज व्यक्ति है जो उत्पादन करता है, वो जाता है किराने की दुकान पे भी, खोंचे की दुकान पे भी, लोहे की दुकान पे भी, सीमेंट की दुकान पे भी, कपड़े की दुकान पे भी। अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी दी है तो किसान है, और किसान को यदि हम मजबूत नहीं करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तो ये देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा, मेरा ऐसा मानना है।